तो ये हमने आपको 10 बड़ी खबरें बताई बजट को लेकर, जो उम्मीदें और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि घोषणाएं हो सकती हैं इन्हें लेकर, और बजट को लेकर ब्लूप्रिंट की बात हमने कर ली। लेकिन किसानों की उम्मीद क्या है इस बार के बजट से, जरा ये भी जान लेते हैं। किसानों की उम्मीद फसलों के नुकसान की सही गिरदावरी हो, उचित मुआवजा मिले, ये उम्मीद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस बार किसानों पर डबल अटैक पड़ा। मौसम ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया और जो अधिकारी गिरदावरी के लिए पहुंचते थे वो भी सही तरीके से गिरदावरी नहीं करते थे। इसे लेकर किसानों की जो बजट से उम्मीदें हैं सबसे ज्यादा वो है फसल मुआवजे की, और इसके साथ ही गेहूं सरसों के साथ ही सब्जियों का भी बीमा किया जाए, कृषियों को जीएसटी मुक्त किया जाए, चारा और पशु आहार की कीमतों पर नियंत्रण हो, और इसके साथ ही लंपी वायरस से हुए पशुधन के नुकसान का भी मुआवजा मिले, दूध और दूध से बने उत्पादों का उचित दर से भुगतान हो, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, और इसके साथ ही ईआरसीपी जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है, ईआरसीपी को शीघ्र पूरा किया जाए, सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन दिया जाए, समय पर जो बिजली है वो उपलब्ध रहे। तो ये तमाम बड़ी बातें और बड़ी मांगे किसानों की ओर से रखी गई हैं। तो किसान वो वर्ग है जो एक अच्छा खासा वोट बैंक भी होता है, और किसानों को क्योंकि अलग से पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था, उनके लिए कई सारी बड़ी घोषणाएं की थी, और संभावनाएं ये भी हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के लिए अलग से बजट पेश कर सकते हैं, और यही वजह है कि किसान वर्ग को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कई सारे मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है फसल मुआवजे का। जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उनका गिरदावरी कर ठीक तरीके से उन्हें फसल के लिए मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही सिंचाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार किसान ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि सिंचाई के लिए उन्हें ठीक समय पर बिजली नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और ऐसे में किसान चाहते हैं कि सिंचाई के लिए ठीक समय पर उन्हें बिजली मिले, और इसके साथ ही ईआरसीपी को शीघ्र ही पूरा किया जाए। कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी मांग है, क्योंकि जो किसानों की फसलें निकलते हैं वो कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से, भंडारण ना होने की वजह से खराब हो जाते हैं, और ऐसे में भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए। और किसानों को फसलों से जो उम्मीदें हैं उसे लेकर जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने, चलिए दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में अलग से बजट पेश किया, और पहला कृषि बजट पेश करने के बाद में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए विकास के आयाम छूने का दावा किया था। पहला कृषि बजट पेश हुआ और किसानों को काफी घोषणाएं हुई, और अब दूसरा कृषि बजट आने वाला है, और किसानों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। चूंकि राजस्थान के 85 लाख परिवार कृषि संसाधनों से जुड़े हुए हैं, कृषि पर ही निर्भर हैं, कृषि प्रधान राज्य राजस्थान है, और हम इस वक्त किसानों की एक पंचायत है जहां पर जनप्रतिनिधि भी हैं और किसान भी हैं, खेती करने वाले वो लोग भी हैं जो खेती की आय पर ही उनका जीवन निर्भर है। और इनकी आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे हैं। सबसे पहले आप बताइए, जो आने वाला कृषि बजट है उसे क्या उम्मीद लगा करके आप बैठे हैं। देखो जी, किसान के लिए एक तो बीमा योजना होनी चाहिए। हमारी कई फसलों में बीमा नहीं मिलता है, और फिर वो गुमराह होते हैं, बीमा वाले जो है कंपनी वाले हमें गुमराह करते हैं। तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए बीमा की। मुख्य रूप से किन चीजों का उत्पादन है, क्या समस्याएं हैं, और क्या उस क्षेत्र के किसानों की मांग है। मैं भरतपुर से आता हूं साहब, और जो है वहाँ सरसों की फसल अधिकतर होती है, और वहाँ पानी का बड़ा अभाव बना रहता है। तो पानी की योजना हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, और सही जो भाव होता है जो है आजकल लैब के माध्यम से होता है, तो लैब वाले भी थोड़ा सा वो जो है सही मानक नहीं देते हैं। तो वो मानक में भी जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसमें यह है कि पहले वाले इसमें जैविक कम्युनिटी बोर्ड गठन करने की मांग हुई थी, तो गठन तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई है, और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई करें। साथ ही जैविक फसलों के ऊपर आदान के ऊपर सब्सिडी दी जाए, वो सब्सिडी नहीं दी जा रही है बहुत से, क्योंकि जैविक के ऊपर बार बार प्रेशर आया है कि साहब जैविक खेती करें, लेकिन जैविक खेती उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए भी हमें मार्केट नहीं मिल रहा है। हमें मार्केट भी अवेलेबल करवाया जाए जैविक खेती के लिए। जो हाल ही में किसानों की समस्याएं जिस तरीके से आई हैं, चाहे वो प्रकृति की मार हो, क्या कैसे देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट में। किसान की जो सब्जियां होती है, किसान कुछ भी करे लेकिन सब्जियों को खेत में नहीं रोक सकता। टमाटर हो, मटर हो, बैंगन हो, कुछ भी हो। तो मेरा इस बजट से एक आशा रखता हूं कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, ताकि किसान
खराब होने वाली फसलों को वहां सुरक्षित रख सके और समय आने पर बेचान कर अपना उचित मूल्य प्राप्त कर सके। हमें भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून लाएगी, किंतु उसमें हमें निराशा मिली। ईआरसीपी जो योजना है राजस्थान की, भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वादा किया था, उस पर भी वो निराशा मिली। उन्होंने कोई बजट में इसको शामिल नहीं किया। साथ ही जो गाँव में आज समस्या है, सरकार एमएसपी तो घोषित कर देती है, खरीद केंद्र खरीद नहीं करती है। हमारी मांग ये है कि एमएसपी घोषित कर दिए तो उसी मिनिमम कृषि मंडी में जो बोली लगती है वो उसी एमएसपी के ऊपर जाए, नीचे नहीं रहे, नीचे रहते ही सरकार खरीदे। एमएसपी अभी कितनी फसलों पर मिलती है? क्या दरें किसानों को जो उनकी उपज की मिलती है बाजार भाव में और एमएसपी की दर में कितना अंतर है? क्या आप सरकार से उम्मीद करके चलते हैं? देखो, सरसों पे एमएसपी 5200 रुपए के लगभग है, और जब अभी जब फसल आएगी तो ये 4200-4300 रुपए आ जाएगी। सरकार खरीदेगी नहीं। अभी 7200 पे चल रही है। प्रॉफिट बिचौलिए खा रहे हैं। किसान 6 महीने खेती करता है, लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। वो 400 रुपए पर क्विंटल लाभ ले रहे हैं, बिचौलिए ले रहे हैं। किसान को 6 महीने में 4200 रुपए मिलता है और एमएसपी है ज्यादा, और कभी कभी वो बाजार में वो स्टोरेज करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो बिल्कुल किसानों को उनकी उपज का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है और बिचौलिए दलाल वो बाजार में हावी हैं। बिचौलिए दलाल चूंकि किसान की लागत भी लगती है, उपज में जो है उसका सही दाम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन कैसे सरकार इससे मुक्ति दिलाए, किसान इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि बिचौलिए और दलाल बहुत तेजी से हावी होते जा रहे हैं और किसान बिचौलियों और दलाल के बीच में पिसता जा रहा है। आप बताइए, आपकी उपज जो है उस कितनी आपकी लागत और मेहनत होती है, फिर उसके बाद उपज का क्या दाम आपको मिलता है और किस तरीके से बिचौलिए हावी है? उपज का दाम हमें कब मिलता है? हमारे उपज में लागत ज्यादा आती है और सरकार बीमा भी नहीं देती है हमें। अतिवृष्टि आई थी अक्टूबर में, उसका बीमा का हमने क्लेम भी करवाया, लेकिन उसका अभी तक कोई हमें क्लेम नहीं मिला। तो बार बार चक्कर काटते हैं। हमने अभी जब जिस तरीके से किसानों से बात की है, किसान उन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं जिनसे वो दिन रात खुद जूझता है। वो अपना विरोध सरकार के सामने दर्ज नहीं करवा सकता क्योंकि वो दूर दराज इलाके में बैठा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों की उम्मीद की। जो आगामी कृषि बजट आ रहा है, किसान क्या उम्मीद लेकर के उससे चल रहा है और कितना उसकी जो समस्याएं हैं वो सरकार जो है उन पर बजट में रख पाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो किसान परिवार हैं, उनकी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं भी हैं। आप बताएंगे कि जिस तरीके से खेती के कामकाज में महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरीके से आगे बढ़े, क्या सरकार को करना चाहिए, अभी क्या व्यवस्थाएं, बजट में क्या व्यवस्थाएं हो? जी, हमको खेती के बारे की मान है। लॉस तो हो रहा है, फिर भी हमको कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा। मजदूर भी बहुत महंगे मिलते हैं और पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल रहा, तो बहुत महंगा हो रहा है। दूध तो बेचते हैं तो सस्ता जाता है और चारा बहुत महंगा हो रहा है। बंटा भी बहुत महंगा है, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लागत कितनी है, कितना आपको इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को दूध की दरें बढ़ानी चाहिए, चारा सस्ता करना चाहिए और बजट भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। गरीब लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पशुपालन क्षेत्र से बहुत सारी उम्मीदें हैं ताकि पशुपालन को प्रोत्साहन मिले। किसान के पास खेती और पशुपालन दो ही व्यवसाय हैं और दो ही उसकी आय का मुख्य स्रोत हैं। आप बताएंगी कि पशुपालन क्षेत्र में सरकार को और क्या करना चाहिए? चारो सस्तो करना चाहिए, बांटना सस्तो करना चाहिए। माँ का गोबर पानी की बेगारी गुण बाड़, सारे दिन गोबर पानी में हाथ रखा जा और सारे दिन कसी भगत उठा था, 4 बजे उठा, शाम ना 8 बजे तक सारे दिन काम करबो करार। माँ की मेहनत ही गुण बाड़। बिल्कुल, किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। पशुपालक जो है वो अब महंगाई के मार से जूझ रहा है क्योंकि हर तरफ स्टॉकिस्ट ने चारा जमा कर लिया है। पशु आहार की कीमतें कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन जो पशुपालक हैं उनके जो दूध के दाम हो या दूसरी चीज के दाम हैं
उनका कहीं उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो त्रस्त भी है। हमारे इस क्षेत्र को मिनी इजराइल का दर्जा दिया, मेरे हिसाब से 2012 में हमारे मुखिया जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्हीं की देन है कि आज उस टाइम पर 2012 में कुछ किसानों को इजराइल भेजा और वहाँ ये तकनीकी सीख करके हमारे इस क्षेत्र में जो एक मिनी इजराइल का दर्जा मिला है, जो किसानों को खुशहाली मिली है। क्योंकि अभी बाहर की जो जितनी भी खेती थी, सरसों या मटर, जो भी बाहर की फसली थी, सारी पाले के अंदर नुकसान होकर के सारे के सारे किसान जीरो हो गए। और जो ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती है, सबसे बड़ा फायदा इसका यही हुआ कि ये ना तो पाले से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना छोटे मोटे ओले गिरते हैं उससे कोई नुकसान हुआ। तो मैं हमारे मुखिया से हाथ जोड़ करके सभी राजस्थान के किसानों से की तरफ से मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार से गत वर्ष आपने जो पोटली खोली थी, मैं आपसे और हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार एक और गत वर्ष की बजाय भी बड़ी पोटली खोलने की कोशिश करें। सरकार ने प्रावधान किए हैं, किसानों को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है और बजट में सरकार को क्या प्रावधान करने चाहिए कि ऐसे संकट के समय किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। सबसे पहले अलग से कृषि बजट घोषित किया था। गई दफे जो बजट घोषित किया था वो एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत अच्छा बजट घोषित किया था। इससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिला था। अब की बार हम सोच रहे हैं कि उससे भी बढ़कर बजट घोषित होने की संभावना है। कि हमारे जैसे हम जयपुर नियर है, जो अठवाड़ा से है, तो हमारे कृषि मंडी की मिलने की भी पूरी हमको संभावना है। और किसान के श्री मंत्री महोदय जी और अपने मुखिया अशोक गहलोत साहब से भी हमारा निवेदन है कि कुछ हमारे दिक्कतें होती है। जैसे हम किसान आज 20 रुपए कोई सब्जी बेचता है, वही सब्जी शाम को हम शहर से या किसी बिचौलियों का इतना आधिपत्य हो जाता है कि वही सब्जी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक मिलती है। दाम बढ़े हैं, किसान परेशान है। और आप बताइए क्या बजट से उम्मीद करते हैं आप? बजट से ऐसा है कि जो पूरे भारत के अंदर माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने जो एक अलग से कृषि बजट दिया है, तो उसके मायने में तो ये चीज तो निश्चित है कि वो किसानों के हित में अगर सोचते हैं तो ही उन्होंने अलग से कृषि बजट की घोषणा की है, जिससे किसानों को फायदा मिलना है। हाँ, हमारी इतनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे उस बजट में हमारे को क्या चीज की तकलीफ है वो चीज हम अवगत कराएंगे। जैसे आज हमारे किसान भाई और सब हम बता रहे हैं कि हमारी महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि पशुपालन में हमारे जो दूध की जो रेट है वो रेट इतनी कम है कि उसके सामने हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए चारा हुआ, हमारा बंटा हुआ, लेबर हुई, सब कुछ अगर देखते हैं तो हमारा पशुपालन का जो कार्य है वो नुकसान की ओर जा रहा है। और हम उस पशुपालन के काम को नुकसान की तरह देखते हुए उसमें कमी होती जा रही है। हम और चीजों पे डाइवर्ट, अगर दूध की रेटें बढ़ती है तो हम स्वाभाविक रूप से पशुपालन पे और ज्यादा फोकस करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। पशुपालन पे फोकस तभी करेंगे जब हमारे को फायदेमंद होगा। आज की तारीख की अगर ये स्थितियां चलती रही तो आने वाले समय में पशुपालन की स्थिति ये हो जाएगी कि दूध अच्छी क्वालिटी का और ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर किसान दूध उत्पादन नहीं करेगा तो उपभोक्ता को तो दूध चाहिए, तो उसमें मिलावटखोरी और ऐसी कई चीजें होती है जो गलत प्रोडक्शन करके और वो दूध के नाम से और मार्केट में जाता है। तो अगर किसान का उत्पादन ही अच्छा होगा, उत्पादन कब अच्छा होगा? जब लाभदायक होगा। आज की स्थितियों में चारा 15 रुपए किलो आ रहा है। बिल्कुल, जो किसान है उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लंपी वायरस के कारण पशु संक्रमित हुआ, बहुत बड़ा नुकसान पशुपालकों को हुआ, बहुत बड़े लेवल पर दूध का उत्पादन गिरा, किसानों को जो है दूध के दाम तब भी नहीं मिले, उनके उत्पादों के दाम तब भी नहीं मिले, किसान जूझता रहा और जो मिलावटखोर करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते रहे और पशुपालक वह अपने जो एक मुख्य व्यवसाय है उससे पलायन करते रहे। तो अब सरकार को इस बजट में जो प्रावधान करने चाहिए कि जो पशुपालक हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनकी सही दिशा उनको मिले और उनके उत्पादों की सही कीमत मिले। उनके उत्पादों की कीमत जो है पशुपालक और किसान खुद निर्धारित करें। ऐसी मांग जो पशुपालक और किसान आगामी कृषि बजट से कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कृषि बजट की। कृषि बजट चूंकि कृषि और पशुपालन किसानों का प्रमुख व्यवसाय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी वर्गों से कह चुके हैं कि इस बार के बजट में जो कुछ मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कर्मचारी वर्ग हो, वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार के संपर्क में है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो दूर दराज गांवों में बैठा है, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास नहीं जा सकता और हम उस वर्ग के पास पहुंचे हैं। वो वर्ग है किसान और पशुपालक वर्ग। और मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो अभी 2 साल भर पहले जो लंपी की जो बीमारी आई थी, उसके अंदर सभी किसानों के और राजस्थान सरकार के सभी की हालत ऐसी खराब हो गई थी। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग मतलब केरला का छिका लगा हुआ था जी, आदमियों का मतलब छिका लागी जी। अब पोषण तो कोरोना का मान आ गई जी। और बाहर जो पशुपालन का मान जो लंपी जो रोग आए जो जी का मान इतने। तो ये हमने सुना कि किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं युवाओं की कि युवाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। युवाओं को जादूगर से बड़ी उम्मीदें हैं। गहलोत की गठरी में नौजवानों के लिए क्या है, ये बड़ा सवाल है। 23 के बजट से भविष्य की क्या आस है और 23 का बजट युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि युवा वो वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा इस बजट से उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये जो बजट है वो युवाओं पर भी केंद्रित रहने वाला, और ऐसे में जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ ही समय रह गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे तो ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकल कर आता है और जादूगर किस तरीके से अपनी छड़ी घुमाकर सबको खुश कर पाता है। हम बात करें तो युवाओं को बड़ी आशा है और पहला बजट ऐसा होगा जो युवाओं को समर्पित होगा इस बजट में, क्योंकि वर्तमान समय में देश की आबादी में 70% योगदान युवाओं का है और युवा आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है और लगातार आशा कर रहा है कि इस बजट में युवाओं को लेकर राज्य सरकार ऐतिहासिक घोषणाएं करेंगी। ऐतिहासिक घोषणाओं के साथ साथ इस तरीके की पॉलिसीज लेकर आएंगी जिनसे युवाओं को फायदा मिल सके और युवा अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इस बार के बजट में युवा जो बेरोजगार युवा है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की जाए। जो भर्तियां कोर्ट में लंबित पड़ी है या जो भर्तियां लंबे समय से लंबित पड़ी है उन भर्तियों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ नई भर्तियों की घोषणा की जाए। सरकारी नौकरियां क्योंकि सीमित है और उनके लिए संसाधन सीमित है, तो जहां सरकारी नौकरियां नहीं उपलब्ध हो वहां रोजगार के नए अवसर सृजन किए जाए, चाहे वो कौशल विकास केंद्र की स्थापना करके हो, चाहे अन्य तमाम तरीके के स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने को लेकर हो, या बेरोजगारी भत्ता जो जिसमें नियम थोड़े से ज्यादा कठिन बना दिए गए हैं उनको शिथिल करके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो डिग्रियां धारी युवा हैं, जो राजस्थान का मूल निवासी है, उनको कहीं ना कहीं नौकरियों के ज्यादा अवसर मिले। जो बाहरी राज्यों का जो छात्र है या कोटा है उसे समाप्त किया जाए और राजस्थान के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले। किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि बजट पूरा युवाओं पर फोकस होने वाला है? देखिए, राज्य सरकार जो पिछले कुछ दिनों से ये कह रही कि युवा बजट आएगा, युवा बजट आएगा। हमारी तो सरकार से यही मांगे हैं कि हमें अच्छे कोई हुनर का अच्छा स्किल के कोई प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि युवाओं की बेरोजगारी दूर हो। और सरकारें जो ये प्रतियोगिता परीक्षा में जो आए दिन राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहा है, इन पेपर को कोई नया कोई मेथड लाया जाए ताकि पेपर को लीक होने से रोका जाए और नौकरियों की अधिक से अधिक घोषणा की जाए। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही कि आने वाला बजट है वो पूरी तरीके से युवाओं को समर्पित रहेगा, तो हमें मुख्यमंत्री साहब से आशा है कि वो युवाओं, किसान, मजदूर, छात्र वर्ग के ऐसे नए कानून बनाए, ऐसे घोषणाएं करें कि उनसे उनको लाभ मिल सके। और जैसे आप छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का मुद्दा, उनकी नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारों के लिए प्राइवेट में भी ऐसे मौके उत्पन्न किए जाए जिससे उनको रोजगार मिल सके। सरकारी नौकरियों में पदों पर भर्ती निकाली जाए। छात्रों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं निकाली है, छात्राओं के लिए निकाली जाए, जैसे मुफ्त सैनिटरी पैड की मुफ्त चली रही है और उनकी मुफ्त शिक्षा की जो उन्होंने घोषणा की थी मुख्यमंत्री साहब ने, उनको निःशुल्क शिक्षा की योजना है, उनकी लाभ दिया जाए। ऐसे ही युवाओं के लिए जो जितने ज्यादा वो मौके घोषणाएं की थी, लेकिन घोषणाओं पर कितना काम होता है उसके इतर जाकर के बात करेंगे। कि आप बताइए सरकार से किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि हायर एजुकेशन को फ्री करने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि जो आने वाला बजट होगा वो मूल रूप से युवाओं को ही समर्पित होगा। तो पूरा युवा वर्ग, पूरा छात्र वर्ग मुख्यमंत्री साहब से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जो घोषणाएं उन्होंने किया वो तो पूरी होगी। साथ साथ कैंपस का छात्र यह भी उम्मीद लगा के बैठा है कि निःशुल्क बालिका शिक्षा
कैंपस में जैसे छात्र आता है तो आम ग्रामीण वर्ग का छात्र आता है, तो उनके लिए तैयारी के लिए देखो जयपुर जैसे शहर में कोचिंग संस्थान 20-20, 25-25 हजार रुपए फीस लेते हैं, तो निःशुल्क कोचिंग कैंपसों में प्रोवाइड करवाई जाएगी। हॉस्टलों में रहने की उचित व्यवस्था होगी। कैंपस की जो लगातार एक फीस वृद्धि का मुद्दा भी अपन चल रहे हैं कि लगातार 10% या 20% फीस वृद्धि हर साल होती है ये, तो मुख्यमंत्री साहब से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि हायर एजुकेशन में फीस भी कम होगी और मुख्य रूप से बालिकाओं पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ढाणियों से आने वाली बालिकाएं जयपुर जैसे शहर में आके पढ़ती है, तो उनके लिए विशेष रूप से निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। फीस के साथ कोचिंग की फीस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। आप बताइए कोचिंग की फीस को लेकर के किस तरह की उम्मीदें हैं? सरकार कह रही है कि हम कोचिंग पर लगाम कसने के लिए एक कानून लेकर के आ रहे हैं। हाँ, हम सभी को यही उम्मीद है कि सरकार एक एक्ट लाए जिसके तहत इन सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को बांधे और इनकी एक फीस निर्धारित की जाए। मैं विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते हमारे कुछ और भी मांगे हैं। आज यहाँ विश्वविद्यालय में ग्रामीण परिवेश से लोग ज़्यादा आते हैं। विश्वविद्यालय में पर्याप्त जमीन है। हॉस्टल के लिए मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार हॉस्टल के लिए स्वीकृति जारी करे, तो यहाँ पे ग्रामीण प्रवेश से आने वाले छात्राओं को भी हॉस्टल में प्रवेश मिल सके। दूसरी हमारी मांग यहाँ है सरकार से, यहाँ स्वास्थ्य के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं करी है, तो कम से कम यहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर यहाँ खोले, जिसके कारण यहाँ पे हजारों सैकड़ों छात्र यहाँ पढ़ते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखा जाए। तीसरी हमारी मांग यहाँ है ये है कि यहाँ पे एक इंदिरा रसोई की ब्रांच खोली जाए, जिसके कारण सभी छात्र छात्राओं को पौष्टिक आहार मिले। और हमारी आखिरी मांग यही है कि सरकार एक जो ये पेपर लीक हो रहे हैं सरकारी परीक्षाओं में, इसके एक एक्ट लाए, इनको बांधे, क्योंकि जब विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ता है वो अपने पिताजी की जो खून पसीने की कमाई है उसको अपने ऊपर लगाता है, तो ये सोचता है कि मैं उसको वापस लौटाऊंगा अपने पिता को। और जब वो परीक्षा देता है और परीक्षा देते हो तो उसको पता लगता है कि ये पेपर लीक हो गया है। तो ये हमने बात की युवाओं की उम्मीद की, और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों की। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? कर्मचारी महासंघ के विभागों में भर्ती पूरी हो, वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर दर्जा दिया जाए, समायोजित शिक्षकों को आम शिक्षकों जैसा सम्मान मिले और राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगति दूर की जाए। ये बड़ी मांगे रखी गई है कर्मचारियों की ओर से। और इसके अलावा राजस्थान में नई बसों की खरीद जल्द शुरू की जाए, नर्सिंग में पदोन्नति और पदनाम ढांचे में सुधार हो, जलदाय विभाग में कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती की जाए और इसके साथ ही जीडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल को 20 साल किया जाए, महिला कर्मचारियों को माहवारी अवकाश दिया जाए और जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित किए जाए। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और उनकी क्या मांगे हैं। क्या आपकी डिमांड है? दिनेश चंद कासोटिया जी, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से सरकार से? मैं राज्य सरकार से यही चाहता हूं, अगर राज्य में से ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, जो संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी है उन्हें नियमित किया जाए और राज्य में अगर नियमित नहीं कर सकती राज्य सरकार तो न्यूनतम वेतनमान कम से कम 25,000 रुपए किया जाए। ये संविदा की जेडीए की जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी क्या डिमांड है? जी जी, आप बताइए, आप वन विभाग से ताल्लुक रखते हैं। पूरे वन विभाग में अगर देखा जाए तो फिलहाल पूरे प्रदेश में हड़ताल है, लंबे टाइम से 15 सूत्री आपकी मांगे, क्या मांगे? लगातार वर्षों से बजट में वन कर्मचारियों की अनदेखी सरकार ने की है। इस बजट सत्र में कर्मचारी सरकार पर पूरा दबाव बनाए हुए हैं। पिछली 6 तारीख से कर्मचारी वनों को छोड़कर जंगलों की शहरों की ओर आ चुके हैं। और आप एक लेटेस्ट स्थिति ये आई है कि अजमेर में मोर शिकार प्रकरण हुआ है, वहाँ कोई मुकदमा दर्ज करने वाला नहीं है। अभी राजसमंद में पैंथर रेस्क्यू करना था, वहाँ पर डीएफओ ने पैंथर रेस्क्यू किया और होमगार्डों को लगाया, लेकिन उन्होंने पूरे जो है जिस तरीके से रेस्क्यू करना था वहाँ नहीं किया। लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरकार से आग्रह है। आप क्या चाहते हैं बजट के? तो बजट 2023 पर आज दिन भर लगातार रहेगी हमारी नजर, हर पल देते रहेंगे आपको पल पल का अपडेट। बने रहे हमारे साथ। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।